नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर नौजवान हो। ये तीनों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। दोस्तों, डर। आपने सोचा होगा कि डर को हम अपने से कैसे दूर करें। यदि हम डर को अपने पास ही नहीं आने दें तो डर को यदि हम अपने पास ही नहीं आने दें तो हमें डर कहाँ से लगेगा। डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम पहले ये समझते हैं कि डर क्यों लगता है। आप जरा सोचो कि डर क्यों लगता है। डर माँ बाप से लगता है पहला तो, दूसरा होता है परिवार से, तीसरा पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति डर होता है, चौथा होता है समाज का डर, पांचवा होता है भविष्य का डर। भविष्य का यानी कि व्यापार का डर, बिजनेस का डर। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम ले लेते हैं परिवार को, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे पहला जो सीढ़ी होती है वो होती है परिवार की। परिवार का डर। परिवार हमारे लिए एक खटिया बेड के समान है, जो आपकी खटिया रहती है चारपाई, उसके समान है। परिवार जो है वो एक खटिया की जैसा ही है, ऐसा एक ही समझ लीजिए। खटिया अभी आप देखने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, चार पैर होते हैं खटिया के, चार ऊपले होते हैं मैन, और फिर उनके ऊपर जो डोरियां रहती हैं उससे हम उसको बांध लेते हैं। यदि हम सिर्फ चार पैर ही ऐसे खड़े रखकर फिर उसके ऊपर सो जाएं तो क्या हमें शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। चलो चार ऊपले भी चारों ऊपलों को भी यदि हम उसमें लगा देते हैं तो क्या हम उस पर आराम से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। चलो हम उस पर रस्सियाँ वस्सियाँ बांधकर एकदम खटिया को एकदम पूरा तैयार कर देते हैं तो क्या हम उस पर सो पाएंगे? ज़रूर सो पाएंगे। फिर तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। समझ गए ना? अभी ये चार जो मेन जो पाँव होते हैं, जो चार पैर होते हैं मेन, वो चार हमारे घर के चार जिम्मेदार लोग होते हैं। चार जिम्मेदार कौन वो लोग होता है? माता, यानी कि यदि आप बच्चे हैं तो आपके पहले जो जिम्मेदार लोग थे वो थे दादा और दादी। समझ गए? दादा और दादी समझ, पहले जो मेन स्टैंड थे वो दादा और दादी थे। दादा और दादी ने आपके पिता और आपकी माता के लिए उनने मेहनत की और उन्हें बड़ा किया। तो माता पिता तो हो गए दो सर के, जिस सर जहाँ पे हम रखते हैं उस साइड के, तो वो दोनों हो गए दादा और दादी। और जो पैर की साइड में है वो समझ लो अपने पापा और मम्मी है। अभी इन चारों में भी सर्कल बनाने के लिए, उनको एक दूसरे के बांधने के लिए, दादा और दादी को बांधने के लिए पहले विवाह के बंधन में फिक्स कर दिया ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो, उन एक दूसरे में भेदभाव ना हो, एक दूसरे पर विश्वास रहें, एकदम अटूट विश्वास रहें, ताकि वो अपना जीवन है जो दोनों साथ मिलकर आगे आसानी से बढ़ सके। अभी उन दो उपलों से अभी जब उनके दो बच्चे होते हैं, जैसे कि उनका एक बेटा हो जाता है, बेटे की भी शादी करके उस साइड के दो उपलों से बेटी और बहू को बांध देते हैं। परफेक्ट हो गया ये दोनों।
वहाँ से भी दोनों में विश्वास बन गया, वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इस साइड से भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दो लाइन दी गई हैं। जो अपने पिता ने अपनी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा जो भी इस लाइफ से सीखा, वो ज्ञान अपने बच्चे को देता है, जैसे कि अपने बेटे को। तो वो उत्तर का बेटा कंप्लीट हो गया। और जो भी अपने दुख सुख जो भी उसकी माता ने, मतलब कि तुम्हारी अपनी दादी ने जो भी दुख सुख देखे, वो अपनी बहू को ट्रांसफर करते हैं। अपनी बहू को ट्रांसफ़र किया तो वो भी जो उसके साथ जो पहले हुआ, उसके तौर पर, उसके तौर तरीके से शायद उसमें कुछ ऐसा हो जो उसकी लाइफ में आगे काम आ सकें। किसी भी परिस्थिति से उसे बाहर निकलने के लिए जो पुराना ज्ञान है, वो उनके लिए शायद कहाँ पर भी लाभदायक हो। इस साइड में बाप ने बेटे को ज्ञान दे दिया, माता ने अपनी बहू को ज्ञान दे दिया। अब ये तो पूरा हो गया एक सर्कल, ठीक है। अब इन सर्कल को एक दूसरे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें, ये तो एक बात होगी, परंतु उनको हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहना है। यदि ऐसे ही रिश्ते बनाकर चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देते हैं, तो वो थोड़ी देर में यदि हम खटिया ऐसे ही चलो उपले उपले लगा कर फिर फिक्स कर देते हैं, तो वो कुछ न कुछ देर बाद बिखर जाएगी। और वो सिर्फ उपले लगाए हुए हमारे किसी काम के नहीं हैं। ना तो हम उस पर आसानी से सो पाएंगे, ना शांति से सो पाएंगे। तो उस पर हमें रस्सी बांधते। रस्सी का अर्थ है नियम, यानी कि हमारे परिवार में कुछ नियम होने चाहिए। रस्सी जो एक दूसरे को बांधते हैं, जो एक दूसरे में परेशानी उत्पन्न नहीं करते हैं, जो एक दूसरे में संतुलन रखते हैं, जो एक दूसरे को बिखरने से रोकते हैं। तो ऐसे यदि हम कुछ नियम बना लें अपने परिवार में, जिनको अपने अपने उत्तरदायित्व का कार्य करना होगा, जैसे कि एक को अपना नियम से बांध दें, तो वो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अपना अपना कार्य करेंगे। अभी जो दादा दादी का काम, जब तक दादा दादी जीवित हैं, वो चल फिर रहे हैं, तो वो अपने पुत्र के साथ, अपनी पुत्री के साथ, या फिर जो अपनी बहू होती है उसके साथ कार्य करें, उसे अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, उसे अच्छे बुरे का फ़र्क समझाए। बेटा या बेटी हो, बेटा है, दादा है तो वो अपने बेटे को समझाए, उसके बाद में उसके जो पोता रहता है उसको समझाएं। और जो एक माँ होती है, जो दादी होती है, वो अपनी बहू को समझाए और अपनी बहू के साथ साथ उनकी होने वाली बेटी को भी समझाए। तो ये तो हो गया इधर का रिलेशन। तो ये इन चारों के, जब ये चारों एकदम से एक दूसरे से जुड़े हैं, फिर उसके ऊपर हमने संबंधों के साथ साथ नियमों का भी एक बांध बना दिया है, तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे का बिखरने का संभावना बहुत कम हो जाएगी। और उस पर नई पीढ़ी आराम से, सुखी से अपनी नई आने वाली भविष्य को आराम से सुधार पाएगा, उसे समझ पाएगा अपने एकदम सुख और शांति से। और उसके साथ साथ में घर में भी सुख शांति रहेगी, कोई विवाद, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। यदि छोटा मोटा झगड़ा होगा तो वो आपस में एक दूसरे से निपटा लेंगे। अभी देखिए, जब आपके पिताजी आपके दादाजी का सम्मान करेंगे, उनका कहना मानेंगे, भले ही वो उनके योग्य न हो, परंतु उनको एक बार उनका कहना मानना चाहिए। दादाजी का कहना मानो, फिर वो अपनी बुद्धि से विचार करें। यदि आपके पिताजी, यदि आप हैं, यदि आपके पापा आपको कुछ कहते हैं, तो उसे ज़रा खाली बैठकर सोचिए। खाली बैठने के सोचने के बाद यदि आपको वो कुछ कहते हैं और आपको वहाँ पे कुछ प्रश्न, कुछ ऐसा लगता है कि ये इसका पीछे का मुझे रीज़न समझ में नहीं आया, तो उसके पीछे का आप रीज़न उनको वापस पूछिए।
प्रश्न, जितने आप प्रश्न उनसे कर सकते हैं उतने उनसे प्रश्न कीजिए, और जब वो आपको प्रश्नों के उत्तर दे दें, उसके बाद यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो डायरेक्ट ही उनका कहना मान दीजिए। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें बताइए कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें रुचि है, मुझे आप ऐसा कोई रास्ता बताइए कि इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो ना हो, और लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शायद वो आपके लिए ऐसा रास्ता ज़रूर ढूंढेंगे। और यदि वो आपको सख्ती के साथ मना कर रहे हैं कि बस ऐसा नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है, तो आप उनसे पूछिए कि ऐसा मैं क्यों नहीं करूं। तो यदि उसमें कुछ भी आप में कुछ कमियां होगी तो वो भी बता देंगे, जो भी होगा वो आपको उसका रिजल्ट आपको बता देंगे। फिर आप थोड़ा शांति से सोचिएगा और फिर जो आपको जवाब लेना है, निर्णय लेना है, वो ले लीजिएगा। परंतु अपने माता पिता के ऊपर होकर कोई भी कार्य ना करें। और यदि आपको कोई कार्य भी करना है तो कार्य ऐसा कीजिए जहाँ हमें सम्मान मिले। अपमान जहाँ मिला वहाँ समझो कि आपने कुछ गलत किया है। जहाँ सम्मान मिले वहाँ कुछ कार्य कीजिए। स्टेप बाय स्टेप और भी मैं समझाऊंगा। ये मैं आपको एक परिवार का महत्व समझा रहा था। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आपकी जो आने वाले पुत्र या पुत्री है वो भी आपका आदर और सम्मान करेंगे। इसीलिए ये इसको मैंने एक खाट के जरिए दर्शाया है। अभी हमारा परिवार का डर तो हो गया समाप्त, पति पत्नी का डर, ठीक है। तो पति पत्नी का डर है, तो वो डर क्या होता है? पति पत्नी में सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? जो पहले तो शायद पति पत्नी में डर था ही नहीं, परंतु आज डर है। और वो जो डर है उसका नाम है कि क्या मेरा पति किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, और पति का डर है कि क्या मेरी पत्नी किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है। मतलब आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे गलत रास्ते का मतलब क्या है, ठीक है। यही एक डर है, दूसरा तो कोई डर हो ही नहीं सकता। इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, यानी कि आपसे ऐसा ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, मतलब कि मैं दादा से शुरुआत कर रहा हूँ, आपके दादा से शुरुआत कर रहा हूँ, समझ गए ना। दादा के बाद में पुत्र का आया, पुत्र पति पत्नी अब हो गए हैं, उनका बेटा बड़ा होगा, अभी पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो उसके बाद में पति पत्नी के बीच में यही एक गलतफहमी रहती है कि वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है, जो समाज है, वो ही ऐसा बन गया है। इसकी वजह से वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और हमें कोशिश करनी है कि हमें एक दूसरे के प्रति पूरा पूरा भरोसा जताना है, एक दूसरे के प्रति पूरा पूरा अपनी जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत उसमें झोंक देनी है, एक दूसरे के प्रति विश्वास के माध्यम में, ठीक है। और उसके बाद में हो गया ये जो पति पत्नी का अपना डर था, ये हो गया, ठीक है। और जो दूसरा डर होता है वो ये होता है कि क्या हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। जब हम ये सोचते हैं कि क्या हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, उसी समय हमारा दिमाग है वो समझो कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है। आप किसी भी चीज़ का पहले से अनुमान लगाते हैं। आप ये सोचते हैं कि क्या हम पति पत्नी एक दूसरे पर एडजस्ट कर पाएंगे। एडजस्ट करने का मतलब क्या है? आप थोड़ी कोई कुर्सी वगैरह है जो इधर नहीं जमी तो इधर जमा देंगे, इधर नहीं जमी तो इधर जमा देंगे, क्या इधर जमेगी, क्या इधर जमेगी। पति पत्नी मतलब दो जन, एक ही शरीर, दो शरीर एक जान। यदि
आप पति पत्नी में एडजस्ट नहीं कर पाते, यदि आप अपनी खुद की पत्नी या अपने खुद के पति में एडजस्ट या एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं जीत सकते, तो आप लाइफ में कोई भी काम ठीक और ढंग से नहीं कर सकते। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और यदि आप कुछ कर भी लिया मर पड़ के या उल्टा सीधा कुछ भी कर भी लिया, तो ये गारंटी मैं आपको पक्का देता हूँ कि आपकी पीढ़ी है वो सही ढंग से खुद को नहीं संभाल पाएगी, उसमें सही तरह के संस्कार नहीं आ पाएंगे, उनके अंदर सही विचार नहीं आ पाएंगे, आप उनके बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी पति पत्नी में झगड़ा किस बात का होता है? ज़्यादातर किसी भी रिश्ते में झगड़ा तभी होता है जब एक दूसरे के प्रति विश्वास ना हो। झगड़ा तभी होगा ना, नहीं तो झगड़ा तो होने वाला है नहीं। जब एक दूसरे के प्रति विश्वास ही नहीं है तो झगड़ा होगा। और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता, विश्वास जीतना पड़ता है। आप चाहे किसी का भी विश्वास जीत सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी आदमी का मैं विश्वास जीत सकता हूँ या उसी आदमी का विश्वास जीत सकता हूँ, वैसा नहीं है। पहले तो क्या करना है, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जैसे कि आपकी पत्नी के साथ शादी हुई है, आपके पति पत्नी, यदि एक पत्नी पति के साथ शादी हुई है या फिर पति को पत्नी के साथ, तो पहले तो आप दोनों में ज़्यादातर प्रेम ही रहेगा। पर प्रेम के बंधन में इतना अंधा नहीं होना है, आपको समझना है। पहले एक पत्नी को पति को समझना होगा कि उन्हें क्या पसंद है, वो मुझ में क्या क्या देखना चाहते हैं, वो मुझे कैसा रहना पसंद करते हैं, वो उनको क्या खाने में क्या पसंद है, उनकी सोच कैसी है। जब एक पत्नी एक पति के प्रति पूरी समर्पित हो जाती है, तो एक पति भी अपनी पत्नी के प्रति पूरा समर्पित हो जाता है। पहले शुरुआत हमेशा औरत को करनी पड़ती है। और आप लव अफेयर या कुछ भी अफेयर, वो जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है लविंग वाली, उसमें भी पहले लड़की ही स्टार्ट करती है। यदि कोई लड़की की पसंद से ही सब कुछ होता है, लड़के की पसंद कुछ भी नहीं है। यदि लड़की को कोई लड़का पसंद आया तो वो उसे आई लव यू जाके बोल देगी, और जो भी है वो उनको जो भी है वो कर देती है, जो भी करना है बातें जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो कर देती। यदि लड़का आके बोलेगा लड़की को, मेरे जैसा कोई काला धोती आएगा बोलेगा आई लव यू, तो सीधा थप्पड़ मारी कान पड़ भाई इधर, या फिर चप्पल उतार के मारेगी। तो पहली शुरुआत हमेशा लड़की को करनी होगी, ठीक है। जब आपके पति को आपके ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा, यदि वो विश्वास नहीं करते हैं और यदि आप अपने मन से साफ है, एकदम परफेक्ट है और आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो आपको कहीं पे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ औरत की होती है वो है खुद पर भरोसा। जिस औरत को खुद पर भरोसा है वो किसी भी रिश्ते में पीछे नहीं हटेगी, किसी भी रिश्ते को निभाने में पीछे नहीं हटेगी। इसीलिए हमारे समाज में औरत पर जो पुराने जो परंपरा थी, रीतें थी, उस पर कड़ी पाबंदी इसलिए थी कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसलिए नहीं थी कि वो खुद को ऐसे ही अभी से ऐसे छोड़ दें और बाद में जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आए, जब विवाह के बाद या शादी के बाद प्रॉब्लम आए, तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाए। इसलिए नहीं था कि वो लड़की लड़कों से नीचे थी, ऐसा भी नहीं था। हमारे भारत देश में जो है वो नारी होती है जो पूजा के योग्य होती है। परंतु एक बार आप विश्वास कीजिए, ये मेरी सभी बहनों और माताओं से, यदि आप में पूजा के यज्ञ कोई लक्षण ही नहीं हो तो आपकी पूजा कोई कैसे करेगा? आपके अंदर कोई सम्मान करने के लिए जैसा कोई कारण लक्षण ही नहीं है तो आपका सम्मान कौन करेगा? आप ही बताइए।
यदि आपके पति में या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उसमें अच्छे गुण होंगे तो ही आप उनसे प्यार करोगे। आपके पति है तो आपके पति में अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, वो एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, एकदम साफ, अच्छे सोच वाले होंगे तो आप उनसे प्रेम करोगे ना। वैसे ही यदि आप में अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं, तो आपका भी लोग सम्मान करेंगे, हर कोई आपका सम्मान करेगा। और जब आप ही अपनी मर्यादा, अपनी लाज, अपनी शर्म को त्याग कर फिर चाहते हैं कि आपकी लोग मर्यादा रखें, आपकी लोग इज्जत करें, तो ये संभव नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये मेरी प्यारी बहनों के लिए थी, इसीलिए जितना हो सके वह जो औरत होती है उसके सबसे बड़ा गहना, उसकी सबसे बड़ी जो धन, लड़की औरत का सबसे बड़ा धन होता है लज्जा। सबसे बड़ा धन होता है लज्जा औरत का। ठीक है, उससे आपको सम्मान भी मिलेगा, आदर भी मिलेगा, साथ साथ में धन की भी प्राप्ति होगी, सब कुछ मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यदि इसके पीछे भी और कोई कारण है तो मैं इसका वीडियो आगे अलग बनाऊंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया। और उसके बाद में होता है समाज का डर। समाज का डर, यदि आप अपने परिवार के नियमों का पालन करते हैं, यदि आप अपने परिवार के नियमों का पालन करते हैं और पति पत्नी को एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, यदि आप किसी के घर की आपकी यदि किसी की पत्नी है तो आपके पति पर आपको पूरा विश्वास है, आपके पति को आप पर पूरा विश्वास है और आप अपने अंदर से एकदम शुद्ध एवं पवित्र हैं। आपके परिवार वालों को आप पर पूरा विश्वास है, आपके परिवार वाले आप पर पूरा विश्वास करते हैं और आप अपने परिवार के नियमों के अनुसार चलती है, उसका कोई उल्लंघन नहीं करती। ठीक है, उसके बाद में समाज के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अभी देखिए, अभी तो सब कुछ एक जैसा हो गया है। कुछ लोग होते हैं जो मर्यादा वाले होते हैं, जो इज्जत वाले होते हैं। तो समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ हैं। यदि हम उनके अनुसार ठीक से चल जाएं, ठीक से चलें, तो कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा और भी हमारा सम्मान करेगा। और हम यदि उसके विपरीत चलते हैं, जैसे कि जो आजकल की जो फैशन ट्रेंडिंग चल रही है, उसके विपरीत चलना, यानी कि समाज में नियम है कि पति पत्नी साथ में चले तो भी थोड़ा दूरी बनाए रखें, एकदम ऐसा नहीं है। परंतु आज जो हो रहा है, जैसे कि हाथ में हाथ डाल के चलना, गोदी में उठा के चलना, ये जो और भी बहुत सारे ऐसे हैं। अभी ये वीडियो शायद बच्चे भी देखते होंगे, इसलिए मैं पूरी क्लियरिटी नहीं दे सकता, पर आप समझ जाएंगे होंगे, समझदार होंगे कि आज की जो फैशन चल रही है उसके मुताबिक क्या हो रहा है, वो आप समझदार है, समझ जाएंगे। यदि आप इस टाइप चलेंगे तो अच्छे लोग भी इस समाज में, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। अच्छे लोग होंगे वो आपको डांटेंगे, आपको थोड़ा समझाएंगे, या फिर आपके बारे में कुछ टिप्पणियां भी करेंगे। और जो बुरे लोग हैं वो आपको आदर सम्मान देंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपको चॉकलेट गिफ्ट करेंगे, आपको कुछ भी करेंगे, आपसे फ़ोन नंबर मांगेंगे, बातें करेंगे, और जब काम हो जाएगा तभी आपको अपने घर भेज देंगे। उसी के साथ साथ में और भी बहुत सारा जो भी है, जो संस्कृति के जो अंग्रेजी संस्कृति होती है वो पूरा अपना निपटा कर सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तो यदि फिर से देखो, ठीक है, मैं इसके बारे में और भी वीडियो आगे बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं जो समाज के हित के लिए नहीं है, तो समाज के जो अच्छे लोग हैं वो आपको ज़रूर बोलेंगे, आपको ज़रूर रोकेंगे। और यदि आप
अपने परिवार के नियमों पर, पति पत्नी के साथ एक दूसरे पर अटूट विश्वास के साथ, उसके अलावा यदि आप कोई कार्य करते हैं, उसके अलावा यदि कोई आप कार्य करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। पहली बात है अपने परिवार के नियम। अभी आप कुछ भी नियम बना दो वो एक बात अलग है, जो एक अच्छे घर के जो नियम होते हैं वो पहली बात। दूसरी बात होती है कि पति और पत्नी में एक दूसरे पर अटूट विश्वास। उसके बाद में यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने परिवार वालों की, अपने पति की सहमति लेकर ही एक पत्नी को कोई भी कार्य करना चाहिए। यदि वो दोनों सहमति देते हैं, उसके बाद में आप यदि कोई कार्य करते हैं, सावधानी से अपनी हद में रहकर, अपनी लिमिट में रहकर यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। समझ गए बात? तो समाज से भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इससे आगे आते हैं, हमें समाज के बाद आता है हमारा बिजनेस, व्यापार, ठीक है। तो अभी देखिए, व्यापार हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना होगा, आपको मैं कुछ और समझाऊं उससे पहले आपको एक बात हमेशा गांठ बांध के रखनी है और समझनी है। इसको आप जितना ठीक से समझेंगे उतना आपके लिए एकदम परफेक्ट और एकदम क्लियर, एकदम नीट हो जाएगा। ये बात सबसे खतरनाक फॉर्मूला है, ठीक है। जितनी आप में योग्यता होगी आप उतने ही बड़े बन पाओगे यदि इन फॉर्मूलों को आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो, ठीक है। पहली बात है जो है हमारे परिवार की आवश्यकता। पहले हमें समझना होगा आवश्यकता को। यदि हमारी आवश्यकता अभी तक पूरी नहीं हुई है तो हमें किसी भी इच्छा को गोली मारनी है। कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, उसको गोली मार दो बस। कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, गोली मारो। तो आवश्यकता हमारी क्या होती है? पहले ही होती है हमारे पास एक घर होना चाहिए, भले ही छोटा हो परंतु थोड़ा ताकतवर हो, थोड़ा एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके, रह सके, आराम से घुल मिल सके, ऐसा एक घर हो। बहुत छोटा भी नहीं, एकदम बंगला भी नहीं, एक मीडियम साइज। जैसे कि हमारे जो पुराने कच्चे घर होते थे ना, जिसमें एक अपना जो जैसे कि 1 BHK, एक बेडरूम होना चाहिए, एक किचन और एक थोड़ा आगे बड़ा सा हॉल और संडास बाथरूम बैक साइड में। ये जो 1 BHK होता है एक बेडरूम वाला वो, ठीक है। यदि आपकी फैमिली एक भाई की फैमिली है तो 1 BHK, 2 भाई की फैमिली है तो 2 BHK, पर पहले 1 BHK ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, फैमिली विवाह तो बाद की बात है, उससे पहले आपको क्या करना है, ये यदि आपके पास जुटाना है, ठीक है। एक घर छोटा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जैसे कि आप 1 साल का राशन आराम से खरीद सकें और 1 साल के कपड़े। मतलब कि आपके पास 2 लाख तक होना चाहिए, 2 लाख रुपया वो हमेशा सेविंग में रखना चाहिए, हमेशा घर पे रखना चाहिए। बैंक में ज़्यादा अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करें, इधर आलतू फालतू की चीज़ों में कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। 2 लाख रुपए अपने घर पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका उसके बाद में जो आमदनी आपकी आती है वो आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने बच्चों के जो भी गहने वगैरह जो लाने हैं वो ला सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको करनी है वो आप कर सकते हैं और सेविंग जितना हो सके उतना करते रहिए। यानी कि आप यदि 100 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये आपको सेविंग में रखने, साइड में रख देने हैं हमेशा। अब जैसे कि दिन का 100 रुपये कमा के आते हैं तो 20 रुपये आपको साइड में रख देना है और उन 80 रुपये में ही अपने परिवार को एडजस्टमेंट करना है।
उस 80 रुपये में एडजस्ट करना है अपने परिवार को, ठीक है। इच्छा विच्छा छोड़ दीजिए, इच्छा तो कभी पूरी होगी ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, ठीक है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, तभी हमें क्या अगला स्टेप उठाना चाहिए। अगला स्टेप क्या उठाना चाहिए कि जब हम, यदि आपके घर में ये पहले से हैं, मतलब कि आप बच्चे हैं और आपके घर में पहले से आपके माता पिता ने इतना है आपके माता पिता के पास में, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जब आपको पहले तो 10वीं तक पढ़ाई करनी है, 10वीं तक तो करनी ही करनी है, भले ही आपको उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद में क्या करना है, आपको नौकरी ढूंढनी है, कोई अच्छी सी बड़ी सी दुकान में नौकरी ढूंढनी है, अच्छी नौकरी जो आपको पसंद हो, जिस लाइन में आपको जाना है उस लाइन में आपको, जो लाइन आपको पसंद हो उस लाइन में आप नौकरी कीजिए। नौकरी कीजिए आप 6 साल, 8 साल या फिर 10 साल, लास्ट हाईएस्ट आप 10 साल कर दीजिए। जैसे कि आप अभी 16 साल के नौकरी करने जाएंगे तो आप 10 साल के बाद में 26 साल के हो जाएंगे, ठीक है। आप 10 साल में जब आप उसमें नौकरी करते हैं तो पूरा मन से आपको वहाँ पे नौकरी करनी है, पूरे दिल से आपको नौकरी करनी है। परंतु आपको एक बात का याद रखना है कि आपको नौकरी अपनी पसंदा, जिस चीज़ में जहाँ पे आपको पसंद आए वहीं पे नौकरी करनी है। जैसे कि आपको कपड़े की लाइन पसंद है तो कपड़े की कीजिए, या फिर किसी और की लाइन पसंद है इसी लाइन में, जैसे भी आपको लाइन पसंद आए उसमें आपको देना है। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आप उस बिज़नेस में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एकदम सुपर एक्सपर्ट हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा कि जो आगे वाला जिन व्यापारियों से व्यापार कर रहा है उनके साथ आपका भरोसा बढ़ जाएगा, जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो भी आप पर भरोसा करने लगेंगे। तो और हमेशा एक बात याद रखना है कि नौकरी हमेशा भरोसेमंद इंसान के पास ही करें, जो भरोसे वाला इंसान हो, जिसका आप एक दूसरे के प्रति लेन देन में भरोसा हो, ऐसे इंसान के पास नौकरी करें। भले ही वहाँ पे आपको थोड़े कुछ सहना पड़े, कष्ट वगैरह सहना पड़े तो सहिए, और काम पूरा दिल से कीजिए, ठीक है। अब आप 6 से 8 साल से 6 साल, 8 साल या 10 साल जब नौकरी करेंगे तो आप उस लाइन में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम सुपर हो जाएंगे। यदि उसके बीच में आपके माता पिता आपकी शादी करते हैं तो आप कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शादी कीजिए। और यदि आपकी शादी हो जाती है, शादी होगी 20 साल 21 साल बाद, 21-22 साल में होगी आपकी शादी, हो जाएगी तो भी 21-22 साल में आपको शादी करनी है। जब आप शादी करेंगे तो क्या करना है आपको, पहले जब आप शादी करते हैं तो 1-2 महीना घर पे रहिए, या महीना 2 महीना घर पे रहिए। फिर आपकी पत्नी को अपने माँ बाप के हाथों सौंप दीजिए, उनकी सेवा करने दीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बिज़नेस पे आ जाइए, आइए अपने जिस जहाँ पे रहते हैं वहाँ उनको बात बताइए कि मेरी शादी हो गई है। वो तो आप 3-4 साल वहाँ पे रहेंगे ना, तो वो अपने आप ही सामने से आप पर भरोसा करने लगेगा, आपको भेज देगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको 6 महीने में, 4-6 महीने में एक बार गाँव आना है, 15-20 दिन, 10-15 दिन रुकना है, फिर वापस जॉब पे जाना है। फिर 4-5 महीने के बाद में आना, वापस 10 दिन 15 दिन रुकना है, वापस जाना है। ऐसा 2 साल तक आपको करना है। उसके बाद में जब आप उसके पास 8-10 साल तक नौकरी करते हैं तो आप उस लाइन में एक तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके साथ साथ में आप है जो सामने वाला व्यापारी है उनका भी भरोसा जीत जाएंगे। और जब ये दोनों, जब आपको ये भी मिला और ये भी मिला, फिर आप क्या कीजिए, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। वो भी कैसे, जो आपको पैसा घर से बिल्कुल भी नहीं लाना है। जो आप नौकरी करते हैं या फिर तो उनमें से एडजस्टमेंट कर लीजिए, या फिर कुछ 20-30 हज़ार रुपये लेकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। शुरुआत हमेशा छोटे से कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले पहले आपको 1-2 साल तकलीफ़ होगी, टेंशन नहीं है, होने दो। फिर उसके बाद में यदि आप अपना विश्वास खुद पर रखोगे, खुद मेहनत करोगे, तो आप एक दिन ज़रूर ही आपका बिजनेस डेवलपमेंट होता जाएगा। और यदि आप कभी भी लाइफ में फेल भी हो जाते हैं, ऐसा करके फेल होने की तो चांस ही नहीं है, 99% आप फेल हो ही नहीं सकते।
ये तो मेरी गारंटी है। और यदि 1% भी आप फेल हो सकते हैं तो आप ना तो उसमें आपने कुछ लगाया, एक बात तो ये, यदि आप लगाएंगे तो ही आप उसमें परेशान होंगे, ना तो कुछ लगाया, और घर पे आपके सब ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि जो आपकी आवश्यकता है वो आपके घर पर पूरी हो रही है, कोई बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसके साथ में आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आपको उसे थोड़ा 1-2 साल टाइम दीजिए, बिजनेस को समझिए। समझने के बाद में आपको समझ में आएगा कि अभी आपको क्या अगला स्टेप लेना है। 1 साल तक तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिजनेस ही करना है, उसी में ध्यान देना है। उसके बाद में आप देखिए कि हाँ थोड़ा अच्छा, यदि आपका जो आंकड़ा है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, महीने का आप यदि छोटी दुकान है तो महीने का आप जितनी आप नौकरी करते हैं, जैसे कि आप 10,000 महीने का कमा रहे हैं और दुकान पे ही 10,000 महीने का कमा रहे हैं सब कुछ, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। यदि आपको नौकरी 20,000 की है और दुकान से 20,000 निकल रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को जैसे ही बड़ा करेंगे और अलग अलग आइडिया सोचिए, अलग अलग तरह से सोचिए, परंतु अपने बिजनेस को रनिंग करते रहिए और धीरे धीरे आप एक बार सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। और फिर जितनी आपकी सोच बढ़ेगी उतने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। फिर आप किसी की सलाह लीजिए या फिर किसी को देखिए। और आज के जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं वो भी बहुत अच्छी सी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब कि वीडियो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको बिजनेस के स्टेप बताते हैं। तो जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे उसके बाद में यदि आप उनके बिजनेस के स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है। अभी जब आप